Hello everyone. In this video, I will continue the previous lecture where I stopped, and this is the continuation of फेडरलिज्म चैप्टर नंबर 2 सिविक्स. तो यहाँ पे देखो हम लोग बात कर रहे थे कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया पे एक आपको ये पैसेज दिया हुआ है, एक पूरा पेज दे रखा है. ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे. ये आपको पैराग्राफ अनसीन पैसेज, इसको सोर्स बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं. ये पैसेज आया हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में एज इट इज़, तो इसको आप इग्नोर नहीं करोगे, एक बार रीड आउट करोगे ताकि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन है सोर्स बेस्ड तो आपको वहाँ पढ़ना ना पड़े, सोचना ना पड़े, तुरंत आंसर करो. ठीक है, ओके. राइट अ शॉर्ट नोट. एक क्वेश्चन ऐसे भी आया है कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है. ठीक है, तो शॉर्ट नोट का मतलब ये है कि यहाँ पे इंडिया में लिंग्विस्टिक बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है. एक रिपोर्ट आया था, उसमें ये बोला गया कि सेंसस ऑफ इंडिया जो 2001 में हुआ था, यहाँ पे ये बताया गया था कि 1500 मोर देन 1500 डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है यहाँ पे. अगर न्यू बुक आप देखोगे तो न्यू बुक में आपको ये वाला डेटा मिलेगा कि 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 300 लगभग मोर देन 300 आपको लैंग्वेजेस मिलेंगे. ठीक है, जिसको मदर टंग में लोग यूज़ करते हैं. समझ गए भाई? ओके. तो उससे और बाकी ये शेड्यूल्ड लैंग्वेज जो आपने पढ़ा था ना, शेड्यूल्ड लैंग्वेज, ये 2022 जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज है ये दे रखा है. देखो कौन कौन से शेड्यूल्ड लैंग्वेज हैं: असमीज, बंगालीज, बोडो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाली, उड़िया. नेपाली भी हैं, देख रहे हो. थोड़ा सा भी लोग अगर नेपाली बोलने वाले हैं तो उनको हमने इसमें रिस्पेक्ट दे रखा है. ओके, तो ये हो गया आपका पंजाबी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू सब है हमारे, संथाली वगैरह सब है. ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हो. ओके, नेक्स्ट. इसको एक बार खुद से आप रीड आउट कर लेना. अब नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिसेंट्रलाइजेशन. यहाँ से क्वेश्चन आते हैं भाई, इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं. तो हमने क्वेश्चन आपको पहले ही बता दिया था कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कि डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया में, डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में आपको बताना है. ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन कौन से वो तरीके हैं, जैसे क्या क्या फीचर्स हैं. ठीक है, एक एक करके. तो सबसे पहले आप ये समझो कि ये डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है. डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी से पावर लेके किसी दूसरे को दे देना, दैट इज़ द डिसेंट्रलाइजेशन. ठीक है, यानी कि व्हेन द पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की पावर को आप ले लो और वो पावर थोड़ा सा कम करके किसको दे दो, लोकल गवर्नमेंट को दे दो. उसे ही हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं इन पॉलिटिकल सेंस. जनरल या कॉमन सेंस में आप क्या बोल सकते हो, सिंपली किसी से पावर लेके किसी दूसरे को पावर दे देना. ठीक है, ओके. जैसे आपने देखा था बेल्जियम वाले केस में कि वहाँ पे बेल्जियम ने सेंट्रल पावर को किसको दे दिया, स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया. सेंट्रल पावर को डिसेंट्रलाइज करके स्टेट को दे दिया. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है कि सेंट्रल और स्टेट पावर को थोड़ा सा कम करके किसको दे दिया गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को दे दिया गया. ठीक है, लोकल गवर्नमेंट को दे दिया, इसे डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं. राइट, ओके. अब ये क्यों किया गया, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको बताना है कि ये डिसेंट्रलाइजेशन जो हुआ था या डिसेंट्रलाइजेशन होता है, इससे फ़ायदा क्या है. ठीक है, या फिर ये कैसे डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है. ठीक है, या फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करता है. ये डिसेंट्रलाइजेशन क्यों ज़रूरी है, तो देखो पहला कारण ये है कि पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटी. लोकल लोग जो होते हैं ना, लोकल लोगों को अपना प्रॉब्लम पता होता है. पहले क्या होता था कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें एमएलए वगैरह से मिलना पड़ता था, जो विधायक वगैरह हैं, सांसद लोग हैं, एमपी वगैरह हैं, ये बड़ा मुश्किल हो जाता था. अब किसी शहर में सीवेज की प्रॉब्लम है, अब पता नहीं एमएलए जी कब मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं होगी. तो लोकल जो प्रॉब्लम होती है वो लोकल लोग बेहतर समझते हैं, और इसको सॉल्व करने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, लोकल रिप्रेजेंटेटिव बनाना पड़ेगा जो कि लोकली उसको टैकल कर लें. तो ये एक तरीका था. ठीक है भाई, इसके बाद इसमें ये होता है कि पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग. ये एक ऐसा तरीका है कि एट अ लोकल लेवल इट इज़ पॉसिबल पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन लॉ मेकिंग. ये सेकंड पॉइंट आप यूज़ कर लेना. अगर आपसे पूछा जाए कि ये डेमोक्रेसी को कैसे स्ट्रॉन्ग करता है, स्ट्रेंथन करता है, ये क्यों ज़रूरी है, इसका कारण क्या है, तो आप इसको कर सकते हो. पहला पॉइंट कि पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम इन देयर लोकेलिटी. ठीक है, एंड हाउ टू मैनेज इट कैन बी इफेक्टिवली या एफिशिएंटली दे कैन मैनेज एट द लोकल लेवल. दूसरा क्या भाई, ये लॉ मेकिंग में डायरेक्टली या लोकल लेवल पे पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है. लोग पॉलिटिक्स में आने स्टार्ट हो जाते हैं, सरपंच का चुनाव लड़ते हैं. ठीक है भाई, फिर आपने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का, मेयर का इलेक्शन होता है. ठीक है, वार्ड मेंबर का इलेक्शन होता है. आपके शहरों में भी वार्ड मेंबर्स बने होंगे तो आपने देखा होगा. तो ये सब चीज़ें ना लोगों के पार्टिसिपेशन को, उनकी भागीदारी को बढ़ाता है, उनके इंगेजमेंट को बढ़ा रहा है. लोग अब एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएंगे लोकल लेवल पे. हर कोई विधायक तो नहीं बन सकता, लेकिन हर कोई सरपंच बन सकता है ना. तो ये ज़रूरी था, ये दो कारण हैं. और इससे हुआ क्या कि दिस हेल्प टू इनकलकेट अ हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन. इससे डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन बढ़ गया. समझ में आ गया भाई? तो ये एक बहुत बढ़िया तरीका है, बेस्ट वे टू रियलाइज वन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी. और इस तरह से क्या हो रहा है भाई, ये पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है. किसका पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, तो ये पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है लोकल लेवल पे, लोकल लोगों का. ठीक है भाई, पॉइंट इज क्लियर. तो दीज आर 3 पॉइंट्स थ्रू विच यू कैन से कि डिसेंट्रलाइजेशन आर स्ट्रेंथनिंग द फेडरलिज्म या स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेसी. ठीक है, ओके. नेक्स्ट
अब हम बात करेंगे पंचायती राज। ये जो पंचायत होता है ये क्या होता है, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, मेजर स्टेप्स टुवर्ड द डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन तो आपने पढ़ लिया, लेकिन क्या इंडिया में डिसेंट्रलाइज पावर का किया गया या कब किया गया? तो 1992 में किया गया। कैसे किया गया, यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स द डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992। कि ये 1992 में डिसेंट्रलाइजेशन का एक मेजर स्टेप लिया गया। और आपको इसको फीचर्स बताने हैं, आपको इसके फीचर्स बताने हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन से कोई भी क्वेश्चन आए, आप क्या बताओगे? ये वाला आंसर करोगे, यानी कि ये डिसेंट्रलाइजेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, मैं एक बार क्वेश्चन फिर से रीड आउट कर देता हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और रिपीटेडली पूछा गया है, ये 16 में, 18 में, 20 में, ऐसे कर करके। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एक्सप्लेन एनी 5 प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992। यानी 1992 में जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ था उसके 5 प्रोविजन को एक्सप्लेन करना है। और वो ऐसे प्रोविजन है जो इंडिया के थर्ड टायर को स्ट्रेंथन करता है। यानी दूसरा क्वेश्चन इसका ऐसे बन सकता है कि जब डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, यानी थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट बनाया गया, ठीक है, तो ये थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए कौन से स्टेप लिए गए? ठीक है भाई, ओके। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन से इंडिया में प्रोविजंस हैं जो अमेंड किया गया 1992 में फॉर मेकिंग थ्री टायर ऑफ गवर्नमेंट मोर इफेक्टिव एंड पावरफुल। यानी कि डिस्क्राइब एनी प्रोविजंस या एनी 5 प्रोविजंस, 3 प्रोविजंस ऑफ अमेंडमेंट मेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1992 फॉर मेकिंग थ्री टायर ऑफ गवर्नमेंट। थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट बनाने के लिए कौन कौन से वो प्रोविजंस बनाए गए? तो ये क्वेश्चन कई तरह से पूछा जाता है भाई, इंपॉर्टेंट है, ये देखते हैं। ये देखो, आप समझ रहे हैं, आइए इसी को हम समझते हैं। यानी कि ये वाला पॉइंट जो है ना, ये क्वेश्चन है एक तरह से। ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये क्वेश्चन ही है। अब हम बात करेंगे इसके आंसर्स की। तो पॉइंट नंबर 1 देखो, क्या क्या फीचर्स थे भाई, थर्ड टायर गवर्नमेंट के क्या फीचर्स है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या अमेंडमेंट किए गए। पहला प्रोविजन कि इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन। पहली बात ये भाई कि रेगुलर इलेक्शन होगा, ऐसे नहीं कि जब हुआ मर्जी नहीं हुआ। होल्ड अ रेगुलर इलेक्शन टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़, यानी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ में आपको इलेक्शन कराना पड़ेगा। सीट्स वर रिजर्व्ड इन इलेक्टेड बॉडीज़, उसमें भी सीट का रिजर्वेशन होगा। SC ST के लिए भी सीट रिजर्व होगा, ट्राइबल के लिए भी होगा, OBC के लिए होगा। जैसे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन में होता है, वैसे ही रिजर्वेशन सिस्टम यहाँ भी चलेगा। ठीक है, एटलीस्ट 1/3 ऑफ द ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर द वीमेन, यानी 1/3 आपको रिजर्वेशन देना पड़ेगा। इसमें मिनिमम 1/3 आप रिजर्वेशन दोगे वीमेंस के लिए। ठीक है भाई, ओके। मैक्सिमम तो आप 50% कर सकते हो। ठीक है, ओके। जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश ने 50% तक वीमेन को, बिहार ने भी 50% को रिजर्वेशन दे रखा है। तो ये तो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट आप 1/3 रिजर्वेशन दोगे वीमेन के लिए। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल द स्टेट इलेक्शन कमीशन विल बी क्रिएटेड। ये नया बनाया गया स्टेट इलेक्शन कमीशन। देखो, पहले था क्या था कि यूनियन इलेक्शन कमीशन या सेक्टरल इलेक्शन कमीशन होता था, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता था। वो MP MLA प्रेसिडेंट इलेक्शन सब करवाता था। लेकिन ये लोकल पंचायत का इलेक्शन करवाने के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया, और हर एक स्टेट में बनाया गया। ठीक है, टू कंडक्ट द पंचायत एंड म्यूनसिपल इलेक्शन। समझ में आ गया भाई, ओके। स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू। अब देखो, स्टेट गवर्नमेंट को ये भी बोला गया कि आपको अपने पावर और शेयर, अपने रेवेन्यू को शेयर करना पड़ेगा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बीच में। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने पावर शेयरिंग कर दिया, आपको कुछ रेवेन्यू भी देने पड़ेंगे, पैसे भी देने पड़ेंगे, प्लस आपको पावर भी शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये शेयरिंग स्टेट वाइज वेरी करता है, किसी स्टेट में कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है। तो आपको समझ में आ गया, यानी इंडिया में ये जो डिसेंट्रलाइजेशन था, पावर का शेयरिंग था, यानी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पावर को थोड़ा कम करके लोकल को दे दिया गया, यही डिसेंट्रलाइजेशन है। और ये 1992 में हुआ था। समझ में आ गया, और इसके क्या क्या प्रोविजंस थे, तो ये प्रोविजंस थे। ठीक है भाई, ओके। यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के 73rd एंड 74th अमेंडमेंट हुआ था हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसको ऐड ऑन किया गया। ठीक है, 1992 में। अब आगे बात करेंगे क्या क्या इसके प्रोविजंस है। तो देखो, जो रूरल गवर्नमेंट होता है, दो चीज़ें, लोकल सेल्फ जो गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। रूरल के लिए, रूरल एरियाज़ के लिए आप क्या करते हो रूरल एरियाज़ में पंचायत सरपंच का इलेक्शन होता है। ठीक है, और शहरों में म्यूनसिपालिटी का होता है। ठीक है, ओके, नगर निगम वगैरह बोलते हैं। तो आइए देखते हैं इसके क्या क्या मेन प्रोविजंस हैं। इसको मैंने नोट्स बना रखा है, फटाफट नोट्स के थ्रू समझेंगे। ठीक है, ओके। डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया। इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है भाई डिसेंट्रलाइजेशन के? तो टू बिल्ड डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल। मैंने बताया ना, ये ग्रास रूट लेवल तक पहुंच जाता है डेमोक्रेसी, लोगों का पार्टिसिपेशन। और ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी भी बनाता है, लोग पार्टिसिपेट करें मोर एंड मोर। ठीक है, ओके। डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करें, यही क्वेश्चन है भाई जो आपके बोर्ड एग्जाम में, डिस्क्राइब स्टेप्स टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू अदर डिसेंट्रलाइजेशन। यानी डिसेंट्रलाइजेशन के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन के लिए गवर्नमेंट ने सबसे पहले 73rd एंड 74th अमेंडमेंट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया। और ये अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है लोकल गवर्नमेंट को, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया। आर्टिकल 243 में इसको ऐड ऑन किया गया। ठीक है, ABCD करके ऐसे
यानी कि लोकल गवर्नमेंट बनाने का कॉन्स्टिट्यूशनली इसको अमेंड करके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड ऑन किया गया, इंसर्ट किया गया, ठीक है। और क्या किया गया भाई, 11th एंड 12th शेड्यूल्ड ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। यानी डिसेंट्रलाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, तो पहले तो 73rd 74th अमेंडमेंट ऐड किया, इसमें लोकल गवर्नमेंट को परमिशन मिल गया। 11th और 12th शेड्यूल्स बनाए गए, शेड्यूल का मतलब होता है लिस्टिंग, ठीक है। तो 11th और 12th में ये बता दिया गया कि ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है ये कौन सा काम करेगी, इनके लिए भी अलग से लिस्ट बना दिया गया, ठीक है भाई। अगर मेला लगता है, बाजार लगता है, तो ये सब कौन देखेगा, ये सब लोग पंचायत वगैरह देखेंगे, म्यूनसिपालिटी देखेंगे, ये सब लिस्ट बना के इनको दे दिया गया, ठीक है। नाले वाले हैं, रोड बनाना है अगर कोई शहर के अंदर, तो ये सब कौन देखेगा, ये सब देखेंगे, ठीक है, ओके। कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन, मैंने बता दिया कि रेगुलर इलेक्शन होगा। रिजर्वेशन दे दिया गया SC ST के लिए, इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन बना दिया गया, ठीक है। और नेक्स्ट, स्टेट गवर्नमेंट हैव शेयर, अपने शेयर को भी इसने पावर और फिनेंस को भी शेयर कर दिया। जैसे स्टेट फाइनेंस कमीशन भी बनाया गया, पैसों को शेयरिंग के लिए एक अलग से स्टेट फाइनेंस कमीशन भी बनाया गया, ठीक है भाई। जैसे स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया वोट कराने के लिए, इलेक्शन कराने के लिए, वैसे ही पैसों का जो बंटवारा होता है, डिवीजन होता है, इसके लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन भी बनाया गया, ठीक है। चलो, तो ये क्या था 73rd अमेंडमेंट, तो ये पंचायत से रिलेटेड था, यानी रूरल एरिया से। रूरल जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है उसको हम पंचायती राज बोलते हैं। पंचायत का क्या सिस्टम है भाई, समझ लो कैसे। पंचायत 3 टाइप के होते हैं, 3 लेवल पे होते हैं। एक ग्राम पंचायत होता है, विलेज पंचायत, एक ब्लॉक पंचायत होता है और एक जिला पंचायत होता है, ठीक है। तो ग्राम पंचायत रूरल गांव लेवल पे होता है, विलेज लेवल पे होता है, ठीक है। इसका हेड पंच या सरपंच होते हैं, ठीक है भाई, आपके एरिया में भी होंगे, ठीक है। तो ये विलेज पंचायत हो गया। ऐसे ही ब्लॉक लेवल पे होता है, ब्लॉक लेवल पे इसको समिति पंचायत भी बोलते हैं। समिति होता है, मंडल होता है, ब्लॉक होता है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम है। और ग्रुप ऑफ, इसमें क्या होते हैं, ग्राम पंचायत होते हैं। इसमें मेंबर BDC जिसको बोलते हैं, मेंबर BDC मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल बोलते हैं इसको, ठीक है। ये यहाँ पे इलेक्ट हो गया। इसका हेड आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि इसका हेड कौन होता है, तो इसका हेड होता है ब्लॉक या समिति चेयर बोलते हैं, इसको ब्लॉक प्रमुख बोलते हैं या ब्लॉक चेयरपर्सन बोलते हैं, ठीक है। ब्लॉक प्रमुख भी बोलते हैं, चेयरमैन बोलते हैं, ब्लॉक चेयरमैन, चेयरपर्सन बोलते हैं, ठीक है, ओके। ये ब्लॉक के हेड होते हैं, राइट, ओके। नेक्स्ट, अगला देखिए, ये वाला जिला पंचायत में क्या होता है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। ऑल पंचायत समिति इन अ डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूट, जितने भी पंचायत हैं समिति वाले, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, एक जिले पे, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पंचायत बनाते हैं। आप अगर टोहाना में हो ना, अगर आप, ठीक है, या जिस टाउन में आप रहते हो या डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो, आप देखना उस शहर में एक म्यूनसिपल ऐसे ब्लॉक पंचायत जरूर होगा, वहाँ पे मंडल होगा, ब्लॉक होगा या जिला पंचायत होगा, ठीक है। ऐसा होता है अगर आप डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो, राइट। और इनके टर्म्स 5 ईयर्स के होते हैं, इनका इलेक्शन होता है 5 ईयर्स का। ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, ध्यान रखना, ये लोग डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, इसके मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है, ठीक है भाई, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। इसका जो हेड होता है ब्लॉक प्रमुख, ठीक है। और इसका जिला परिषद चेयरपर्सन बोलते हैं, इसको भी चेयरपर्सन ही बोला जाता है, ठीक है। ग्राम सभा एक वर्ड है, ग्राम सभा देख लो, जिसको विलेज असेंबली बोलते हैं। जितने भी वोटर्स हैं एक गांव में, विलेज में, उन सभी वोटर्स की एक लिस्ट होती है, असेंबली होती है, उसे हम लोग विलेज या ग्राम सभा, विलेज असेंबली बोलते हैं, ठीक है। इनके पावर क्या है भाई, टू अप्रूव द एनुअल बजट वगैरह, गाँव के पंचायत के लिए, गाँव के विकास डेवलपमेंट के लिए क्या क्या हमें बजट पास करना है, कहाँ रोड बनाना है, नाले बनाने हैं, ये सारी चीज़ें, ये सब इनका काम है। और रिव्यू करते हैं अपने ग्राम पंचायत को, उनके परफॉर्मेंस को, ठीक है। और मीटिंग होती है ग्राम सभा की, एक साल में कम से कम 2 बार मीटिंग तो होनी चाहिए, यानी 6 महीने में 1 बार होनी है, ठीक है। तो ये था आपके इंपॉर्टेंट ग्रामीण वाले 73rd अमेंडमेंट। 74th अमेंडमेंट क्या था भाई, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था, ठीक है। क्या था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसमें म्यूनसिपालिटी, ये अर्बन के लिए लोकल गवर्नमेंट था। तो अर्बन के लिए जो गवर्नमेंट होता है उसको म्यूनसिपालिटी बोलते हैं, नगर पालिका बोलते हैं, ठीक है भाई। तो देखो, नगर पालिका में भी 3 लेवल पे होते हैं। जो छोटे शहर होते हैं जिसको टाउन बोलते हैं, वहाँ पे नगर पंचायत होते हैं, वार्ड होंगे, वार्ड मेंबर्स होंगे, ठीक है। और इसका हेड होगा वो चेयरमैन होता है, ठीक है। जो छोटे टाउन लेवल के होते हैं वो नगर पंचायत होता है। और थोड़ा सा जो टाउन बड़े होते हैं, छोटे शहर होते हैं जिसको, वहाँ पे म्यूनसिपल काउंसिल होते हैं, ठीक है। जैसे म्यूनसिपल काउंसिल, अगर आप हरियाणा का एग्जांपल ले, तो म्यूनसिपल काउंसिल है ये टोहाना भी होगा, ठीक है, फिर ये फतेहाबाद होगा, ठीक है। और जो बड़े शहर होते हैं, बिग सिटीज़ होते हैं, मेट्रो सिटीज़ टाइप के, उसको नगर निगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, नगर निगम बोलते हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपका जिंद हो गया, ठीक है, हिसार हो गया, ये सब क्या है, यूपी में इलाहाबाद हो गया, बनारस हो गया, ये बड़े बड़े शहर हैं। एमपी की बात करें तो ग्वालियर हो गया, जबलपुर हो गया, इंदौर हो गया, ये सब बड़े बड़े शहर हैं, राइट, ओके। तो यहाँ का जो हेड होगा वो मेयर होगा, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपके स्ट्रक्चर के बारे में, एक जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कुछ खास नहीं, इसका इम्पैक्ट देखना चाहो तो आप ऐसे देख सकते हो कि ये हेल्प करता है, डेमोक्रेसी को डीपेन बनाता है और भी ज़्यादा इंटेंस बनाता है, डेमोक्रेसी को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। और इसमें वीमेन के पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ करता है, उनके वॉइसेस को डेमोक्रेसी में जगह मिलता है भाई, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी, आपके सारे क्वेश्चन थे, बस इतना ही है आपका इस पॉइंट में। आप लोग क्वेश्चन, अब हर एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर ले जाओगे, ठीक है। सो आई होप
आपके अच्छे प्रिपरेशन हो, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।